Simultaneous determination is one of the famous methods to find out the concentration of multi-component sample. There is no need to separate multiple components which are present in the sample solution. That is why this method is very useful if we have multiple components without separating them. We can find out their accurate concentrations. Here this is a picture of two components mixer, and this picture shows the spectrum of a solution containing mixture of species M and species N, as well as absorption spectra for the individual components. ठीक है, M और N का इंडिविजुअल स्पेक्ट्रा भी शामिल है और उनके मिक्सचर का स्पेक्ट्रा भी शामिल है. It is apparent that there is no wavelength where the absorbance is due to just one of these components. और इस स्पेक्ट्रा से जो चीज़ आपको क्लियरली पता चल रही है वो ये है कि इस पूरे रीजन में कोई एक वेवलेंथ भी ऐसी नहीं है कि जहाँ पर सिर्फ M एब्जॉर्ब कर रहा हो या सिर्फ N एब्जॉर्ब कर रहा हो. दोनों ही जो कंपोनेंट्स हैं वो हर वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं. Hence, to analyze the mixture, molar absorptivities for M and N are first determined at wavelengths lambda 1 and lambda 2. तो इस तरह के मिक्सचर को एनालाइज करने के लिए जो सबसे पहला काम हमने करना होता है वो ये करना होता है कि हम लैम्डा डिसाइड करते हैं कि किस वेवलेंथ के ऊपर, किस लैम्डा मैक्स के ऊपर जो है वो एनालिसिस की जाए. और लैम्डा जब हम डिसाइड करते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं बताती हूँ कि लैम्डा की चॉइस कैसे की जाती है. थोड़ा सा इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि ये जो स्पेशी M है इसकी अगर हम लैम्डा मैक्स देखें तो ये यहाँ पर है जिसको लैम्डा 1 कहा जा रहा है. और यहाँ पर अगर हम N की एब्जॉर्बेंस देखें तो N जो है वो मिनिमम एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पर. तो जो है वो लैम्डा 1 इज़ वेरी गुड फॉर स्पेशी M and of course for mixture M plus N. इसमें की ये बात बिल्कुल क्लियर है कि लैम्डा 1 पर M की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगी और N की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम होगी एब्जॉर्बेंस में. इसके अलावा आप अगर दूसरी लैम्डा देखें तो ये एक रीजन है जहाँ पर N जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है. N की अगर आप मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देखें तो वो यहाँ पर भी है. ये भी एक लैम्डा है जिस पर N मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है. लेकिन इस लैम्डा पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर M भी उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा है जितना N एब्जॉर्ब कर रहा है. तो ये लैम्डा किसी सूरत भी अच्छी नहीं रहेगी साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन के एनालिसिस के लिए. दैट्स वाई ये लैम्डा चूज़ की गई है कि नंबर 1, एक तो इस लैम्डा के मुकाबले में इस वेवलेंथ के ऊपर जो N है उसकी एब्जॉर्बेंस कहीं ज़्यादा है, और नंबर 2 जो M है उसकी एब्जॉर्बेंस बहुत ज़्यादा कम है. तो यानी कि लैम्डा 2 के ऊपर जो मेजर कंट्रीब्यूशन होगा एब्जॉर्बेंस का वो स्पेशी N की वजह से होगा. तो इस वजह से जो है वो लैम्डा 1 चूज़ की गई है M के लिए और लैम्डा 2 चूज़ की गई है N के लिए. और जब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आप डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद इन दोनों लैम्डा के ऊपर M और N यानी दोनों जो स्पीशीज़ हैं उनकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज़ फाइंड आउट की जाती हैं. मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज़ फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, द कंसंट्रेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऑफ M and N शुड be such that Bayer's law is obeyed over an absorbance range that encompasses the absorbance of the sample. हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं दोनों स्पीशीज़ के, ठीक है, और उन दोनों स्पीशीज़ के और एंड ऑफ कोर्स इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जिस कंसंट्रेशन रेंज में प्रिपेयर किया जा रहा है उसमें लैम्बर्ट-बेयर्स लॉ जो है वो ओबे हो लाजमी तौर पे. और जब हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं तो एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करते हैं मिक्सचर की लैम्डा 1 के ऊपर और लैम्डा 2 के ऊपर, जिससे हमको
जो है वो लैम्डा 1 के ऊपर भी दोनों स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड की जाती है और लैम्डा 2 के ऊपर भी दोनों स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड की जाती है, जिस सूरत में हमारे पास 4 मुख्तलिफ मोलर एब्जॉर्बिविटीज़ आ जाती हैं। एज शोन इन फिगर 1, wavelengths should be selected so that the molar absorptivities of the two components differ significantly. Thus, at lambda 1, the molar absorptivity of component M is much larger than that for component N. The reverse is true for lambda 2. To complete the analysis, the absorbance of the mixture is determined at the same two wavelengths. ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक जो है मैंने यहाँ पर आपको वेवलेंथ चॉइस भी बताई है और मेथड भी बताया है कि किस तरीके से मेथड को आगे लेके जाते हैं। नाउ कंडीशंस फॉर साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन एप्लीकेशन। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है जब आप साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं। वो क्या है? नंबर 1, बोथ स्पीशीज शुड ओबे बेयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, वन एब्जॉर्बिंग स्पीशीज शुड हैव एटलीस्ट सम एब्जॉर्बेंस एट दी लैम्डा मैक्स ऑफ द अदर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लैम्डा मैक्स, क्योंकि दो स्पीशीज़ हैं तो डेफिनेटली 2 डिफरेंट लैम्डा मैक्स होगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक स्पीशी की लैम्डा मैक्स के ऊपर दूसरी स्पीशी की एब्जॉर्बेंस होनी चाहिए लाजमी तौर पे, लेकिन बहुत कम होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल किस्म की जो है वो कंडीशन है साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन के लिए। There should be significant difference in the lambda max of both species। और वो लैम्डा मैक्स का डिफरेंस वैसे तो बहुत जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम 10 नैनोमीटर डिफरेंस होना चाहिए दोनों की लैम्डा मैक्स में। Both species should not interact chemically or should be inert while present in a mixture। ये बात बहुत अहम है कि अगर दोनों ने मिलकर कोई नया कंपाउंड बना लिया तो फिर साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन जब ही हो सकता है कि जब जितनी भी स्पीशीज़ मिक्सर में शामिल हैं वो केमिकली इनर्ट हो। इधर पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमने अब जो है वो अपने ही लैब से रिलेटेड जो स्पेक्ट्रा है उनको लगाया है, क्योंकि ज़ाहिर है ये स्पेक्ट्रा आपके पास जो है वो उस वक्त लैब में मौजूद भी नहीं थे, तो ये बहुत ज़रूरी था कि ये स्पेक्ट्रा दिए आपको दिखाए जाते और फिर इनकी जो ओवरले है वो भी आपको दिखाया जाता। तो ये आपके सामने है कि कोबाल्ट जिस सॉल्यूशन की लैम्डा स्पेक्ट्रम, ये कोबाल्ट का है स्पेक्ट्रम और इसकी लैम्डा मैक्स बहुत क्लियरली आपको नज़र आ रही है 510 नैनोमीटर पे। और ये हमारे पास निकल की जो है वो स्पेक्ट्रा है और निकल जो है वो 2 रीजन में हाईली एब्जॉर्ब कर रहा है। एक रीजन जो है वो 390 नैनोमीटर है, जबकि जो दूसरा रीजन है वो 700 नैनोमीटर है। So, hence Bell law is obeyed for each of the individual species in the solution, and the absorbance due to each component is additive at each component maximum absorption wavelength। ठीक है, हर लैम्डा मैक्स पर जो है वो absorbance additive होगी। Then the observed absorbance at any wavelength is the sum of the absorbance of the n individual components at that wavelength। ठीक है, कि जो एब्जॉर्बेंस होगी वो एडिटिव होगी जितने भी कंपोनेंट्स शामिल होंगे। ठीक है, सिंस वी हैव 2 एब्जॉर्बिंग स्पीशीज देयरफॉर द अबव इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एज AT, यानी टोटल एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, एब्जॉर्बेंस ऑफ आप कोबाल्ट प्लस एब्जॉर्बेंस ऑफ निकल भी कह सकते हैं। Now the very important thing in this slide is the overlay of cobalt and nickel। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओवरले जो है ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट समझा रहा है कि 395 जो है निकल की लैम्डा है, जबकि 700 पर भी निकल एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हम 700 जो है वो निकल के लिए इसलिए सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि 700 पर कोबाल्ट की एब्जॉर्बेंस बिल्कुल ज़ीरो है
तो दैट्स वाई हम ये 700 का जो रीजन है ये हम लैम्ब्डा मैक्स के तौर पे निकल का सेलेक्ट नहीं करते, और इसीलिए हम 395 नैनोमीटर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि 395 नैनोमीटर पर कोबाल्ट की एब्जॉर्बेंस होती है बहुत ही मिनिमम। उसके बाद जहाँ तक कोबाल्ट की बात है, तो कोबाल्ट में तो ये कंफर्म है कि कोबाल्ट की एक ही वेवलेंथ है, दैट इज़ 510, और यहाँ पर निकल की एब्जॉर्बेंस मिनिमम है। तो 395 एंड 500 नैनोमीटर जो है वो बहुत ही आइडियल लैम्ब्डा मैक्स है निकल और कोबाल्ट के लिए, क्योंकि जहाँ पर निकल की लैम्ब्डा मैक्स है 395, वहाँ पर कोबाल्ट की एब्जॉर्बेंस बहुत कम है, और जहाँ पर कोबाल्ट की लैम्ब्डा मैक्स है 510, वहाँ पर निकल की एब्जॉर्बेंस बहुत कम है। तो ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए। अब अगर हम साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो निकल और कोबाल्ट की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हमको एब्जॉर्बेंस जो है वो मिक्सचर की मालूम करनी पड़ेगी 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर, दैट इज़ लैम्ब्डा मैक्स ऑफ निकल एंड लैम्ब्डा मैक्स ऑफ कोबाल्ट, ठीक है। और the molar absorptivity constant can be determined by measuring absorbance of standard solutions of nickel +2 and cobalt +2 at 390 नैनोमीटर एंड 500 नैनोमीटर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इस मिक्सर को सॉल्व करने के लिए या मिक्सर में निकल और कोबाल्ट की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हम इनके डायरेक्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाते हैं, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाने के बाद हम दोनों वेवलेंथ के ऊपर, दोनों लैम्ब्डा मैक्स के ऊपर इन सॉल्यूशंस की एब्जॉर्बेंस लेते हैं, जिस वजह से हमें 4 मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज़ मिलती हैं। जैसे कि ये आपके सामने है एट 390 नैनोमीटर, ठीक है। absorbance of mixture at 390 nanometer is equal to absorbance of cobalt plus absorbance of nickel is equal to, now what is absorbance of cobalt? Molar absorptivity of cobalt at 390 nanometer multiplied by B multiplied by concentration of cobalt plus molar absorptivity of nickel at 390 nanometer multiplied by B multiplied by C of concentration of nickel. So this we can say equation number 1. और इक्वेशन नंबर 2 जो कि 510 नैनोमीटर पर एब्जॉर्बेंस ऑफ मिक्सचर से बनाई गई है, उसमें एब्जॉर्बेंस ऑफ 510 नैनोमीटर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ कोबाल्ट प्लस एब्जॉर्प्शन ऑफ निकल। Absorbance of nickel is equal to molar absorptivity of cobalt at 510 nanometer multiplied by B multiplied by concentration of cobalt plus molar absorptivity of nickel at 510 nanometer multiplied by B multiplied by concentration of nickel, and this is equation number 2. अब यहाँ पर हम बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं कि हमको 4 डिफरेंट मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की ज़रूरत है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ कोबाल्ट एट 390 नैनोमीटर, molar absorptivity of nickel at 390 nanometer, molar absorptivity of cobalt at 510 nanometer, molar absorptivity of nickel at 510 nanometer। इस वजह से हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे कोबाल्ट और निकल के, और उनकी एब्जॉर्बेंस मालूम करेंगे दोनों वेवलेंथ्स के ऊपर, तो हमारे पास ये चारों मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज़ आ जाएंगी। अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं। ये पिक्चर यहाँ पर मौजूद नहीं है, ओके कोई मसला नहीं है। Accurately weigh 0.5 to 0.6 gram cobalt chloride as well as nickel sulfate and prepare their standard solutions in 2 different 25 ml volumetric flask. Calculate their molarities, ठीक है। आप कोबाल्ट और निकल के स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाएंगे, 0.5 से 0.6 ग्राम वे करेंगे एक्यूरेटली एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर, और 25 ml में इसको प्रिपेयर करेंगे, और जाहिर सी बात है जब आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर इनकी मोलैरिटीज़ कैलकुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर वे से, अमाउंट से जो आपने वे किया है। Now transfer 10 ml of cobalt chloride solution as well as 10 ml of nickel sulfate solution in a 25 ml volumetric flask, and without making the volume of the flask, note its absorbance at lambda max of cobalt and lambda max of nickel। ठीक है, हमने क्या किया है, ये हमने एक सैम्पल प्रिपेयर किया है 1:1 मिक्सचर का। 1:1 मिक्सचर मतलब कि जितना वॉल्यूम कोबाल्ट का हमने लिया है उतना ही वॉल्यूम हम निकल का यूज़ कर रहे हैं।
इधर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप 5 ml कोबाल्ट और 5 ml निकल भी ले सकते थे, और कुछ भी 2 ml कोबाल्ट और 2 ml निकल भी ले सकते थे। तो हमें जस्ट 1:1 मिक्सर प्रिपेयर करना था, तो हम इनमें से कुछ भी ले सकते थे। तो हमने ये सैम्पल प्रिपेयर कर लिया है। ये सैम्पल हमने खुद इसलिए प्रिपेयर किया ताकि हमारे पास, हमने खुद स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाए हैं, तो अगर हम खुद सैम्पल बनाएंगे तो हम ये जज कर सकेंगे कि हम किस हद तक एक्यूरेट काम करते हैं। ओके, जब हमने लैम्ब्डा मैक्स ऑफ निकल जो कि 390 नैनोमीटर है और लैम्ब्डा मैक्स ऑफ कोबाल्ट जो कि 510 नैनोमीटर है, जब हमने इस पर एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड की है तो कोबाल्ट क्लोराइड की 390 नैनोमीटर के ऊपर 0.034 एब्जॉर्बेंस आई है, जो कि बिल्कुल ठीक है, और 510 पर 0.397 एब्जॉर्बेंस आई है। एटलीस्ट अगर आप देखें तो 10 टाइम्स एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है। जबकि निकल सल्फेट की 390 नैनोमीटर के ऊपर 0.408 है और 510 नैनोमीटर पर 0.013 है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि निकल जो है वो अपनी लैम्ब्डा मैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि 510 पर इसकी एब्जॉर्बेंस बहुत कम है, समझे, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। नाउ 1:1 मिक्सचर डेफिनेटली विदाउट डाइल्यूशन, मतलब कि हमने 1:1 मिक्सचर जो है वो बनाया है, लेकिन उसमें हमने किसी किस्म की कोई डाइल्यूशन नहीं की है। जब हमने इसकी एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड की 390 नैनोमीटर और 510 नैनोमीटर के ऊपर, तो हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज़ आ गई, 0.215 एट 390 नैनोमीटर एंड 0.194 एट 510 नैनोमीटर। नाउ कैलकुलेशंस, ये कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का तरीका है, मोलैरिटी फाइंड आउट करने का। ये अमाउंट है कोबाल्ट क्लोराइड का, और क्योंकि कोबाल्ट क्लोराइड का हम जो सॉल्ट लेते हैं उसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसकी मोलर मास 36.93 होता है, जिससे कोबाल्ट की मोलैरिटी जो है वो 0.0965 आई है। ये मैंने एक वे जो है वो अपनी तरफ से जो है, बल्कि अपनी तरफ से सपोज नहीं किया, बल्कि हमने जो एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म किया था, ये उसकी सारी रिजल्ट्स हैं, सो दैट आप लोग जज कर सके कि आपने कौन कौन सी वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, तो हमने 0.5721 वे किया था कोबाल्ट और 0.5283 वे किया था निकल। निकल का मोलर मास 280.96 है, क्योंकि निकल सल्फेट का जो सॉल्ट हम लेते हैं वो निकल सल्फेट .7 वाटर मॉलिक्यूल होता है। इस सूरत में जो निकल की मोलैरिटी बनती है वो 0.0752 मोलर बनती है। नाउ अब एप्सिलॉन की बारी आती है कि कोबाल्ट और निकल की 390 एंड 510 नैनोमीटर पर एप्सिलॉन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू A/BC होता है, तो इधर हम एब्जॉर्बेंस यूज़ करेंगे एप्सिलॉन ऑफ निकल मालूम करने के लिए, निकल की एब्जॉर्बेंस यूज़ करेंगे 390 नैनोमीटर के ऊपर। सो निकल की एब्जॉर्बेंस एट 390 नैनोमीटर के ऊपर 0.508 है, डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ निकल स्टैंडर्ड। तो हमारे पास एक ये मोलर एब्जॉर्बिविटी आती है निकल की। However, the molar absorptivity of nickel at 510 nanometer is equal to absorbance of nickel at 510 nanometer, which is 0.013 divided by 1 multiplied by 0.0752, and it is equal to 0.1728 molar inverse centimeter inverse। बिल्कुल इसी तरीके से कोबाल्ट की मोलर एब्जॉर्बिविटी एट 390 नैनोमीटर इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ कोबाल्ट एट 390 नैनोमीटर विच इज़ 0.034 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट इज 0.0965 विच कम्स आउट टू बी 0.3523। However, the molar absorptivity of cobalt at 510 nanometer is equal to 4.11 molar inverse centimeter inverse। तो इस तरीके से हमारे पास 4 मुख्तलिफ मोलर एब्जॉर्बिविटीज़ आ जाएंगी, जिनको हमने आगे फार्मूले में पुट करना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जो आपने सैम्पल तैयार किया है उसकी कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे। सो कंसंट्रेशन ऑफ निकल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक निकल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम विच यू हैव टेकन डिवाइडेड बाय 20, बिकॉज अगर आपने 10 लिया है तो 20 जो है वो उसका टोटल है। सो 10 डिवाइड बाय 20, सो दिस कम्स आउट टू बी दिस कंसंट्रेशन एग्जैक्टली हाफ। So 0.0376 molar is the concentration of nickel in the sample, and 0.0482 molar is the concentration of cobalt in the sample। तो ये ट्रू वैल्यूज़ हैं जिनसे आपको परसेंट एरर कैलकुलेट करना है। आगे चलते हैं।
अब हमने 390 नैनोमीटर के ऊपर अपनी सारी वैल्यूज़ रख के देखी, ठीक है, जैसे कि एब्जॉर्बेंस एट 3 नैनोमीटर ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पर हम मिक्सचर की एब्जॉर्बेंस रखेंगे, ठीक है। एब्जॉर्बेंस ऑफ कोबाल्ट प्लस एब्जॉर्बेंस ऑफ निकल विच इज़ इक्वल टू अगेन मोलर एब्जॉर्बिविटी ऑफ कोबाल्ट एट 390, ठीक है, क्योंकि हम 390 पर ले रहे हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट प्लस मोलर एब्जॉर्बिविटी ऑफ निकल एट 390 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ निकल। तो यहाँ पर अब हमारे पास मोलर एब्जॉर्बिविटी ऑफ कोबाल्ट एट 390 नैनोमीटर हमने पुट कर दी, और मोलर एब्जॉर्बिविटी ऑफ निकल एट 390 नैनोमीटर हमने पुट कर दिया। However, concentration of cobalt and concentration of nickel हमको नहीं पता, लिहाजा हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया, और यहाँ पर दो अननोन है, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट भी अननोन है और कंसंट्रेशन ऑफ निकल भी अननोन है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने 510 नैनोमीटर के ऊपर भी इस साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन की इक्वेशन को सॉल्व किया, और हमारे पास जो इक्वेशन आई हमने उसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास दो अननोन है, एक कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट और एक कंसंट्रेशन ऑफ निकल। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं जिसमें दो अननोन हैं, दोनों में जो है वो सेम अननोन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि हम इक्वेशन नंबर 3 में से कंसंट्रेशन ऑफ निकल की वैल्यू निकाल देंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगी ये हमने इक्वेशन नंबर 3 से कंसंट्रेशन ऑफ निकल फाइंड आउट की, विच इज़ इक्वल टू 0.215 माइनस, ठीक है, ये इधर है, ये जो पूरी वैल्यू है ये यहाँ पर चली जाएगी तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 0.3523 कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट, और ये जो मल्टीपल में है कंसंट्रेशन ऑफ निकल से, ये जब इस साइड पर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज़ डिवाइडेड बाय 5.4255। तो ये हमने इक्वेशन बनाई इक्वेशन नंबर 3 को चेंज करते हुए, रीअरेंज करते हुए, और अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में जो कंसंट्रेशन ऑफ निकल है उसकी जगह हम ये वाली पूरी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब इस पूरी इक्वेशन में आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 0.04575 मोलर। और जब हम इस कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट को इक्वेशन नंबर 3 से जो हमने रीअरेंज की थी इक्वेशन, उसमें जब हम डालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ निकल की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ निकल इज़ इक्वल टू 0.0368 मोलर। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाती है। नाउ परसेंट एरर हम निकालेंगे, और जैसे मैंने बताया था कि ट्रू वैल्यू हमने निकाली थी पहले कोबाल्ट की भी और निकल की भी, और फिर अब जब हम परसेंट एरर निकालेंगे तो हमारे पास कोबाल्ट का परसेंट एरर 5% आया है, जबकि निकल का परसेंट एरर 2% आया है, जो कि अलाउएबल लिमिट्स में है। तो स्टूडेंट्स ये सारी कैलकुलेशन आप अपनी अपनी वैल्यूज़ के साथ जो ऑब्जर्वेशंस आपने रिकॉर्ड की हैं उनसे करें, और फिर अपने रिज़ल्ट को रिपोर्ट करें और इक्वेशन और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को सबमिट करवाएं। सो दैट्स ऑल अबाउट साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इन अ सैम्पल।